दोस्तों, जब भी कोई ग्रह सूर्य से अस्त होता है तो उस ग्रह से संबंधित चीजों से जुड़ी प्रतिभा जो आप में है वो लोगों के सामने नहीं आ पाता, या फिर उन चीजों का आपकी लाइफ में कमी होती है और आप उस कमी को पूरा करने का प्रयास भी नहीं करते। उन चीजों के ना होने से ज्यादा उसको पाने का प्रयास ना करना ज्यादा निगेटिव है। जैसे गुरु अस्त है तो आप जिम्मेदारी से भागते हैं, ये तो ठीक है, मगर जिम्मेदारी उठाने का प्रयास भी नहीं करते। अब इनमें से क्या प्रभाव आप पर पड़ रहा है ये आपकी कुंडली पे डिपेंड करता है। जैसे मेहनत आप करते हो लेकिन उस काम का क्रेडिट मिलने का टाइम आता है तो क्रेडिट कोई और ले जाता है, श्रेय उसका किसी और को मिल जाता है। ये होता है जब दशम का स्वामी छठे के स्वामी से अस्त हो। आपके जीवन में तरक्की के चांस बहुत मिलते हैं लेकिन आप उन मौकों का फायदा नहीं उठा पाते। आप कोई न कोई गलती ऐसी कर देते हैं कि उसका फायदा कोई दूसरा उठा ले जाता है। ये होता है जब भाग्य का स्वामी लग्नेश से अस्त हो, या फिर आप कमाते तो बहुत अच्छा है, इनकम अच्छी है, सैलरी अच्छी है, पैसे आते बहुत हैं, लेकिन खर्चा पता नहीं कहाँ और कैसे इतना हो जाता है कि कुछ सेविंग ही नहीं हो पाता। ये होता है जब आपके इनकम का स्वामी खर्चे के स्वामी से अस्त हो। दोस्तों, जीवन में ऐसी ही कुछ परेशानियां देखने को मिलती हैं जब आपका उस फल से संबंधित ग्रह सूर्य से अस्त होता है। ये तो है निगेटिव फल। वहीं सूर्य से अस्त ग्रह राजयोग कारक भी होता है, आपको बड़े बड़े नुकसान से बचाने वाला भी होता है। यानी यहाँ मेरे कहने का मतलब है कि आपकी कुंडली का कौन सा ग्रह अस्त है और आपका किस भाव का स्वामी अस्त हो रहा है, ये दोनों चीजें देखना जरूरी है ये जानने के लिए कि अस्त ग्रह का हमें अच्छा परिणाम मिलेगा या बुरा परिणाम। जैसे जब आपके 11वें भाव का स्वामी 12वें भाव के स्वामी जो कि सूर्य हो उससे अस्त हो जाता है, जैसा कि कन्या लग्न की कुंडली में सूर्य 12वें भाव यानी खर्चे का स्वामी होता है और चंद्रमा 11वें भाव का स्वामी होता है जो कि इनकम का भाव होता है। तो चंद्रमा के कारण आपकी कमाई तो होगी, लेकिन क्योंकि खर्चे के स्वामी ने उसे अस्त करके रखा है तो आपके पास कोई ना कोई खर्चा आ ही जाएगा कि आपके पास पैसे बचेंगे ही नहीं। साथ ही साथ आपके मन में इनकम और खर्चों को लेकर हमेशा बेचैनी बनी रहेगी, चिंता बनी रहेगी, चाहे आप जितना भी कमा लें, क्योंकि आपके मन और संतुष्टि का स्वामी चंद्रमा अस्त है। दोस्तों, कुंडली में सूर्य से अस्त ग्रह के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं और उसको कैसे निकाला जाता है, आइए इस वीडियो में उसको जानते हैं। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि किसी ग्रह का सूर्य से अस्त होना क्या होता है। सूर्य से ग्रह किन किन स्थितियों में अस्त होता है, इसको समझने के लिए थोड़ी देर के लिए आप सोचिए कि आप अपने घर के आंगन या कंपाउंड में खड़े हैं और वहाँ एक 60 वाट का बल्ब जल रहा है। बल्ब के जलने से आपके ऊपर उस बल्ब की अच्छी खासी रोशनी पड़ रही है। अब उसी बल्ब के बगल में एक बड़ी सी हैलोजन या मरकरी लाइट भी लगी है, उसको कोई ऑन कर देता है तो अब क्या होगा, पूरे आंगन में उस मरकरी लाइट की रोशनी फैल जाएगा। पूरा आंगन उस रोशनी से चमक उठेगा और उसकी रोशनी आपके ऊपर पड़ने लगेगी और वो बल्ब जो उसके बगल में लगा है आपके ऊपर पहुंचेगी तो जरूर, लेकिन ना के बराबर कम मात्रा में। पहले जितना पड़ रहा था उतना नहीं पड़ेगा, उसकी रोशनी मरकरी लाइट के रोशनी के प्रभाव में दब जाएगा। तो इसको कहते हैं छोटे बल्ब का बड़े मरकरी बल्ब से अस्त होना। ठीक ऐसे ही राहु और केतु को छोड़कर, राहु और केतु छाया ग्रह हैं, वो सूर्य से अस्त नहीं होते। बाकी बचे 6 ग्रह चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि जो कि सूर्य के सामने छोटे छोटे बल्ब हैं और सूर्य मरकरी लाइट है तो उसके सामने अस्त हो जाते हैं। अब इसी उदाहरण में मान लीजिए कि जो मरकरी लाइट है वो सूर्य है और जो छोटा बल्ब है वो बुध ग्रह है। बुध बुद्धि, चतुरता, शार्प माइंड और इंटेलिजेंस का कारक है। जिसकी रोशनी पड़ने से आपको बुद्धि, शार्प माइंड, चतुरता मिल रहा था वो अब सूर्य के प्रभाव के कारण अब उतनी मात्रा में आपको नहीं मिलेगा जितना पहले मिल रहा था। अब उसका प्रभाव क्या होगा, इसका प्रभाव ये होगा कि आप उतने इंटेलिजेंट या उतने शार्प नहीं रहेंगे जितना कि वहां पर अकेला बुध होता तो होते। आपके शार्पनेस में कमी आ जाएगी क्योंकि पहले बुद्धि वाला फुल लाइट मिल रहा था वो कम हो गया, दब गया। यही प्रभाव होता है कुंडली में बुध ग्रह के सूर्य से अस्त होने से। अभी बुध के जिस गुण को मैंने बताया वो तो सिर्फ उसका नैसर्गिक गुण है और ग्रह जो है वो एक और फल देता है। वह फल है वो जिस भाव का स्वामी बनता है उस भाव का फल। तो कहने का मतलब है कि ग्रह जब सूर्य से अस्त होता है तो उसके नैसर्गिक गुणों में कमी आती है और जिस भाव का वो स्वामी होता है उस भाव के फल में कमी आएगी, नुकसान होगा या फायदा होगा, ये डिपेंड करता है कि वो भाव कौन सा है। सामान्यतः 1, 5 और 9 भाव
यानी कि त्रिकोण के स्वामी सूर्य से अस्त हो तो अच्छा नहीं माना जाता, वो भी खासकर जब वो 6, 8 और 12 भाव के स्वामी से अस्त हो। लेकिन वही 6, 8 और 12 भाव के स्वामी सूर्य से अस्त हो तो अच्छा फल देने वाला माना जाता है। सूर्य से किसी ग्रह के अस्त होने से उस ग्रह के नैसर्गिक गुणों में कमी आएगी, ये तो बात पक्की है। जैसा हमने बुध के अस्त होने में देखा कि उसके नैसर्गिक गुणों में कमी आई, वैसे ही कुंडली में जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य से अगर अस्त होता है तो उन ग्रहों के नैसर्गिक गुणों में तो कमी आएगी ही आएगी, ये तो आप पक्का मान लीजिए। जैसे गुरु मान लो अस्त होता है तो गुरु ज्ञान का कारक है, गुरु धन का, पैसे का, सम्मान का कारक है, गुरु अच्छे वैवाहिक संबंध का कारक है, तो गुरु संतान का भी कारक है। तो गुरु जब सूर्य से अस्त हो जाएगा तो जीवन में पैसे की कमी रह सकती है। गुरु विवाह का कारक है, तो विवाह होने में देरी हो या अगर विवाह हो भी जाए तो वैवाहिक जीवन में तनाव रह सकता है। या फिर गुरु संतान का भी कारक है, तो संतान प्राप्ति में दिक्कत भी हो सकती है। ऐसे ही चंद्रमा सुख, शांति, सुकून का कारक है, तो जब चंद्रमा सूर्य से अस्त हो जाएगा तो आपके जीवन में सुख शांति की कमी रह सकती है। किसी भी चीज से सुकून नहीं मिलेगा, मन हमेशा बेचैन रहेगा, किसी न किसी चीज की तलाश में रहेगा। इसी प्रकार जो बाकी बचे ग्रह हैं, मंगल, शुक्र और शनि, वो भी अगर कुंडली में अस्त हैं तो उनके भी नैसर्गिक गुणों में कमी आएगी। दोस्तों, बुध, गुरु और चंद्र के 1-2 नैसर्गिक गुणों को तो मैंने यहाँ बता दिया, उनके और भी कौन कौन से गुण होते हैं, साथ ही साथ मंगल, शनि और शुक्र के नैसर्गिक गुण क्या होते हैं, उसके ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको देख लो। तो सभी ग्रहों के नैसर्गिक गुण क्या होते हैं और उन ग्रहों से क्या क्या देखा जाता है आपको डिटेल में पता चल जाएगा। फिर आपको अस्त ग्रह के फल जानने में कोई परेशानी नहीं होगी, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जब भी मौका लगे देख लीजिएगा। चलिए अब जानते हैं कि ये ग्रह जिन भावों के स्वामी होते हैं उन भावों के फल में क्या प्रभाव पड़ता है और उसको हम कैसे निकालें कि क्या प्रभाव पड़ेगा। कुंडली में राहु और केतु को छोड़कर सभी ग्रह किसी न किसी भाव के स्वामी होते हैं। कुंडली में किस भाव का स्वामी ग्रह अस्त हो रहा है और किस भाव का स्वामी ग्रह बनकर सूर्य उस ग्रह को अस्त कर रहा है, इन दोनों भावों से हमें काफी कुछ पता चलता है। इन दोनों भावों का काफी महत्व है। कोई ग्रह सूर्य से अस्त हो रहा है तो उस अस्त होने वाले ग्रह से ये पता चलता है कि उस भाव से, जिस भाव का वो स्वामी है, उससे हमें फायदा होगा या नुकसान, क्योंकि फायदा या नुकसान अस्त होने वाले ग्रह के भाव से ही होगा, वही भाव कमजोर हो रहा है। वहीं सूर्य आपकी कुंडली में जिस भी भाव का स्वामी बनकर उस ग्रह को अस्त कर रहा है, सूर्य के उस भाव से पता चलता है कि उसके पीछे की वजह क्या है, क्यों वो नुकसान या फायदा हो रहा है। जैसे कि तीसरे भाव का स्वामी मान लो सूर्य है और वो कुंडली में कमजोर है, डिग्री कम है, तो इसका मतलब है कि आप मेहनत करने से कतराते हैं, कम मेहनती हैं। और अब वो सूर्य आपके 10म भाव के स्वामी को अस्त कर दे तो आप अपने काम में, नौकरी में, व्यवसाय में तरक्की उतनी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप मेहनती नहीं हैं। आपके आलस ने आपके काम को डुबो दिया है। दोस्तों, जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है, यदि 1, 5 और 9 भाव यानी कि त्रिकोण के स्वामी सूर्य से अस्त हो तो उसे अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि त्रिकोण के स्वामी अच्छे फल देने वाले होते हैं और देते भी हैं। और वैसे भी त्रिकोण भाव में प्रथम भाव में आपका लग्न आ जाता है, 9वें भाव में आपका भाग्य भाव आ जाता है और 5वें भाव में आपका बुद्धि भाव आ जाता है। तो आपके भाग्य भाव के स्वामी का कमजोर होना मतलब कि आपके भाग्य में कमी होना, और भाग्य में कमी के होने का मतलब है कि आपका काम बनते बनते बिगड़ जाना। प्रमोशन मिलने वाला है, अचानक प्रमोशन का रुक जाना, किसी और को मिल जाना। 9वां भाव पिता का भाव भी है, तो आपके पिता के साथ तनाव उत्पन्न होना या फिर आपके पिता का स्वास्थ्य खराब होना, मतलब कि 9वां भाव के जो फल हैं उसमें कमी आना। इसी प्रकार जो फल पंचम और प्रथम भाव से देखे जाते हैं उनमें कमी आना। तो जब भी आप देखें कि अच्छे भाव का स्वामी अस्त हो रहा है तो उस भाव से संबंधित गुणों में कमी आएगी। लेकिन वहीं 6, 8 और 12 भाव के स्वामी सूर्य से अस्त हो तो अच्छा फल देने वाला माना जाता है। क्यों? क्योंकि 6ठा भाव रोग का भाव है, ऋण का भाव है, और वो अगर बली है तो आपके जीवन में परेशानी ही होगी। और वो यदि सूर्य से अस्त हो जाता है तो बुरे फल में कमी आ जाएगी। वैसे ही 12वें भाव का स्वामी जो खर्चे का स्वामी है वो अस्त हो गया तो आपके खर्चों में कमी आ जाएगी। दोस्तों, अब ये समझिए कि ग्रह अस्त कब कब होता है। ऐसा नहीं है कि सूर्य और कोई ग्रह एक ही जगह एक ही राशि में बैठे हैं तो वो ग्रह सूर्य से अस्त ही हो गया, और ऐसा भी नहीं है कि कोई ग्रह और सूर्य आगे पीछे के राशि में बैठे हैं, मतलब अगल बगल के राशि में बैठे हैं तो वो ग्रस्त अस्त नहीं हो सकता। कोई भी ग्रह, चाहे वो बुध हो, शुक्र हो, सूर्य से आगे वाली राशि में बैठा हो
या सूर्य से पीछे वाली राशि में बैठा हो वो भी अस्त हो सकता है। आगे और पीछे की राशि में बैठा ग्रह सूर्य से कैसे अस्त हो जाता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। असल में कोई भी ग्रह सूर्य से अस्त एक ही राशि में बैठने की वजह से नहीं होता, बल्कि सूर्य से अपनी दूरी के आधार पर अस्त होता है कि वो ग्रह सूर्य से कितनी दूरी पर है। और अगर कोई ग्रह सूर्य से इतनी दूरी में है कि वो अस्त हो जाए तो वो चाहे वो आगे की राशि में बैठा हो या पीछे की राशि में बैठा हो वो अस्त हो जाता है। अगर चंद्रमा सूर्य से 12 डिग्री की दूरी पर है तो वो चंद्रमा सूर्य से अस्त हो जाता है। और वो अगर एक ही राशि में भी बैठकर उन दोनों के बीच की दूरी 12 डिग्री से ज्यादा है तो वो अस्त नहीं होगा, क्योंकि अस्त होने की दूरी से वो ज्यादा दूर बैठा है। मंगल 17 डिग्री पर, अगर सूर्य और मंगल के बीच की दूरी 17 डिग्री है या 17 डिग्री से कम पर है तो वो सूर्य से अस्त हो जाता है। वैसे ही बुध 14 डिग्री पर, गुरु 11 डिग्री पर, इसी प्रकार शुक्र 10 और शनि 15 डिग्री की दूरी पर सूर्य से अस्त हो जाता है। ये एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये ग्रह अगल बगल के राशि में भी बैठकर कैसे अस्त हो जाते हैं। तो देखिए, एक राशि 30 डिग्री की होती है 0 से लेकर 30 तक, इसीलिए उस राशि में बैठे ग्रहों की डिग्री 0 से 30 के बीच की होती है। ग्रह उसमें भ्रमण करते हुए 0 डिग्री से शुरू होता है, जैसे जैसे उस राशि में वो आगे बढ़ता है उसकी डिग्री बढ़ती जाती है। जैसे ही वो 30 डिग्री में पहुंच जाता है तो वो उस राशि को क्रॉस कर जाता है और वो अगले राशि में प्रवेश कर जाता है। उस राशि में भी वो 0 से स्टार्ट करके 30 डिग्री तक चलता है, फिर वो आगे की राशि में चला जाता है। इस प्रकार वो 30-30 डिग्री के 12 राशि होते हैं उसमें घूमता है या गोचर करता है। और जब 30 डिग्री के 12 राशि क्रॉस कर लेता है तो टोटल 360 डिग्री पूरा हो जाता है, मतलब वो 12 राशि में घूम लेता है। इस प्रकार ये प्रक्रिया हमेशा चलता रहता है। अब मान लीजिए कि सूर्य प्रथम भाव में प्रवेश करके 0 से स्टार्ट करके 5 डिग्री चल पाया है तो प्रथम भाव में उसकी डिग्री होगी 5। अब मान लीजिए प्रथम भाव में बुध भी है, मान लीजिए कि वो उस भाव में प्रवेश करने के बाद 15 डिग्री चल पाया है तो उसकी डिग्री 15 है। तो अब देखिए, प्रथम भाव में बुध की डिग्री है 15 और सूर्य की डिग्री है 5, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है? दोनों के बीच की दूरी हुई 15 - 5 यानी 10। तो बुध जो है वो सूर्य से अस्त हो गया, क्योंकि बुध 14 और 14 डिग्री से कम में सूर्य से अस्त हो जाता है और यहाँ पर डिग्री 10 है। अब इसी समय मान लीजिए कि शुक्र उनके पीछे पीछे चल रहा है, लेकिन वो पिछली वाली राशि में या पिछले भाव में है और वो पिछले वाले भाव में 27 डिग्री चल चुका है और उसकी डिग्री 27 है। वो 30 डिग्री चल लेता तो वो इसी भाव में प्रवेश कर जाता, यानी कि इस भाव में प्रवेश करने के लिए उसे ज्यादा दूरी तय नहीं करनी है, सिर्फ 3 डिग्री है। 3 डिग्री और चलेगा तो वो इसी भाव में आ जाएगा, यानी कि सूर्य से उसकी दूरी पिछले भाव का 3 डिग्री और इस भाव में सूर्य जो चला है 5 डिग्री वो, यानी कि कुल मिलाकर वो सूर्य से सिर्फ 8 डिग्री की दूरी पर है। और शुक्र सूर्य से 10 डिग्री से कम पर अस्त हो जाता है। तो इसका मतलब है कि शुक्र पिछले भाव में बैठकर भी सूर्य से अस्त है, क्योंकि उनके बीच की दूरी ज्यादा नहीं है, भले ही वो अलग अलग भाव में बैठे हैं। इसी प्रकार आगे के भाव में बैठा ग्रह भी सूर्य के रेंज में आ जाने से अस्त हो जाता है। इसी उदाहरण में मान लीजिए कि अभी सूर्य की डिग्री 20 होता और मान लीजिए इस शनि देव दूसरे भाव में 2 डिग्री पर बैठे हैं, तो सूर्य का इस भाव में अभी 10 डिग्री बाकी है। 10 डिग्री और चलेंगे तो अगले भाव में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद 2 डिग्री में शनि देव बैठे हैं, तो टोटल इनके बीच की दूरी हुई सिर्फ 12 डिग्री। शनि सूर्य से 15 डिग्री से कम पर अस्त हो जाता है और यहाँ पर दूरी 12 है, तो शनि भी अगले भाव में विराजित होने के बावजूद सूर्य से अस्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको अस्त ग्रहों को समझने में बहुत सहायता मिलेगी। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करके कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।